हम्म। बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। यूर वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा 24 न्यूज़ पर। नाज़रीन, आज हमारे पास जो सबसे पहला टॉपिक है ना, मैं चाहूँगी मैं उसी से शुरू करूँ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं इसलिए भी कोई टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती कि आज मेरा इंट्रो जो है मुझे लगता है इसी बात के हिसाब से हो तो वो अच्छा रहेगा। हमारे वहाँ क्या होता है कि जब बेटी की शादी की जा रही होती है तो बेटी के बारे में ये तो सोचा जा रहा होता है कि हमने इसका जहेज़ तैयार करना है, हमने इसको इस्त्री देनी है, हमने इसको वॉशिंग मशीन देनी है, हमने इसको एसी देना है, इसको कपड़े देने हैं, इसकी बरी तैयार करके देनी है। ऐसी सारी चीज़ों पे बहुत काम कर रहे होते हैं। ठीक है, जोड़े बनाते हैं, उसके मैचिंग दुपट्टे, चीज़ें, सब कुछ, सारी चीज़ें गिन के 11 जोड़े देने, तो 3 चप्पलें देनी है, तो फिर ये सब कुछ हम बात। मगर वो जो एक इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है जो बात है, उस चीज़ पे हम पर्दा डाल देते हैं, वो ये कि एक विरासत जो है जिसमें हिस्सा बेटी का भी बनता है, उसके ऊपर कोई बात ही नहीं करता। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जब लड़की की शादी हो रही हो और उसी टाइम पे वो जो जहेज़ उसको दिया जा रहा है, उसके बजाय उसको उसकी जो प्रॉपर्टी में, विरासत में जो हिस्सा है उसको वो दे दिया जाए? हमने कभी इस पे बात क्यों नहीं की? या हमारा कानून जो है, इस्लामी कानून जो है, लॉ है हमारा, वो इस तरह की बात क्यों नहीं करता? इस तरह का कोई ऐसा दायरा या कानून क्यों नहीं बनाता कि जहाँ पर बेटी का जो हिस्सा है उसको उसकी शादी पर दे दिया जाए? मगर एनीवे, शादी हो जाती है और उसके बाद कहानी ये होती है कि विरासत में कौन सा हिस्सा, कैसा हिस्सा, किधर का हिस्सा। अगर भाई अपने पैरों पे खड़ा नहीं है तो जो बहन का हिस्सा था वो भी हक उसी को मिल जाएगा। या अगर भाई ने कोई बिजनेस शुरू किया था और वहाँ पे पैसा बर्बाद हो गया तो फिर वही बहन का जो हिस्सा है वो फिर उस भाई को मिल जाएगा। मतलब बहन का कोई ताल्लुक ही नहीं है, बेटी का कोई ताल्लुक ही नहीं उस विरासत में कि शादी कर दी है, किसी अच्छे घर में ब्याह के चली गई, अगर साहिब हैसियत है, तो फिर उसके बाद उसका पूछताछ ही कोई नहीं है। मगर खैर, आज हमारा टॉपिक जो है वो विरासत है। विरासत की तकसीम किस तरह होनी चाहिए, इसके ऊपर हम बात करेंगे। कॉल्स कर सकते हैं आप लोग लाइव, अगर आपका भी कोई ऐसा मसला है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो दो मौजूद मेहमान हैं वो दोनों पहलू के तरीके से, मतलब एक नज़रिए से वो बात करेंगे। क्योंकि एक जो है वो मुफ्ती साहब है हमारे पास और एक जो है वो कानून जो है उसका हिसाब किताब जानती है और उसके हिसाब से बात करेंगी, क्योंकि वो सीनियर कानूनदान भी हमारे साथ मौजूद है। तो सबसे पहले हमारे पास मौजूद हैं सैयदा फ़ातिमा बतूल, जो कि सीनियर लॉयर है और आज हमारे शो पे मधु की गई है ख़ास तौर पे इस टॉपिक के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक्स फॉर हैविंग मी। और उन्हीं के साथ तशरीफ़ फरमा है प्रोफेसर मुफ्ती मोहम्मद शब्बीर हुसैन साहब, और ये भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं, आज हमारे शो पे हैं। तो आप लोगों को समझ तो आ गई, अस्सलाम वालेकुम, कि जो टॉपिक है वो है विरासत और आज हमने इसके ऊपर बात करनी है। तो सबसे पहले मैं चाहूँगी कि विरासत होती क्या है, आप शुरू करें, फिर हम आगे चलते हैं। जी, ये आपने आज का जो टॉपिक चुना है ये हमारे माशरे की एक दुखती रग है। और इस्लामिक लॉ की जब हम बात करते हैं तो ये इसके बारे में एक हदीस है कि जिसने मीरास का इल्म सीख लिया उसने निस्फ़ ईमान हासिल कर लिया। वाह। सो ये इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में आप देखिए, जब से शायद पाकिस्तान बना है, ये एक वाहिद ऐसा एरिया है जिसमें हमें मुतवातर एक डिक्लाइन नज़र आता है। हमारे यहाँ लोग विरासत से घबराते हैं, विरासत के नाम से डरते हैं कि जी इसमें बेटियों और बीवियों को, जिस तरह आपने जिक्र किया, और बहनों को हिस्सा ना देना पड़ जाए। ये ज़्यादातर हमारे माशरे में ऐसे होता है। सो विरासत है क्या? सो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बड़ी स्पेसिफिकली एक चीज़ दी है कि मरने के बाद आपके कुछ हकूक़ हैं। आपके फ्यूनरल के बाद आपके सबसे पहले आपके जो कोई आपके स्पेसिफिकेशंस हैं, लाइक डेट्स हैं, उनको आपने अदा करना है मरने वाले के। उसके बाद उसकी वसीयत है। उसके बाद कुरान में सूरह निसा में वर्ड है मा तरका, अगर कुछ बच जाए तो वो विरासत है, फिर उसके ये हिस्से हैं। सो हम लोग सबसे पहले विरासत को रखते हैं और बकिया तमाम चीज़ों को पसे पुश डाल देते हैं। मतलब पहले अपने ऊपर जो कंधों पे बोझ है, अगर कोई कर्जा है, कुछ पे ऑफ करना है, वो सब कुछ कर दिया, बिल्कुल। एंड देन जो बच गया है वो सारा विरासत में आता है। ऐसे ही इसमें कानून बड़ा वाज़ेह है, अल्लाह ताला के कानून, सूरह निसा वर्स 11। वाह, एंड दैट इज़ कॉल्ड विरासत। ठीक है, आगे चलेंगे। आपसे भी यही सवाल है, आप बताइएगा इस्लाम की रोशनी में, दीन की रोशनी में, कि विरासत क्या है? जी, विरासत वो हक़ है जो एक कोई शख्स फ़ौत होता है, उसके बाद जो तरका छोड़ता है वो उसके वरासा में तकसीम किया जाता है, इसको विरासत कहते हैं। विरासत जो आपने बात की ना कि बेटियों के हवाले से उनको शादी के मौका पे विरासत दे दी जाए, असल में ये विरासत वो माल होता है जो किसी के मरते वक्त उसके नाम होता है, उसकी मलकियत होती है,
वो फिर जब वो फोत होता है उसके वरासा में तकसीम होती है कि उसके बेटे कितने हैं, उसकी वाइफ है, उसकी बेटियां हैं या उसके वालदैन हैं। उनमें फिर इस्लाम ने उनके हिस्से मुकर्रर कर दिए हैं कि फ़लाँ को इस रेशो से हिस्सा मिलेगा, जैसे बीवी को मिलता है, चौथा मिलता है अगर औलाद नहीं है, औलाद है तो 8वां मिलता है। इसी तरह से बेटी को आधा मिलता है अगर वो अकेली है, अगर 2 या 2 से ज़्यादा हैं तो फिर उनको 66% हिस्सा मिलता है। इसी तरह से अगर उसके भाई भी साथ हैं यानी बेटे और बेटियां भी हैं तो फिर उनका हिस्सा बेटे को डबल और बेटी को सिंगल। यानी वरासत शादी के मौका पे तो जो गिफ्ट दिया जाता है, अगर कोई देना चाहता है वालदैन वो दे, उसमें कोई ममानियत नहीं है, लेकिन वरासत का हक़ उसका बरकरार रहता है। अगर कोई जहेज़ देकर ये कहता है कि ये उसको वरासत दे दी है, उसका हक़ अदा नहीं होता। अल्लाह के कानून के मुताबिक यानी अल्लाह ताला ने बड़ा वाज़े करके और फिर हजूर अलैहिस्सलाम ने भी इसको क्लियर कट जो है, लड़की का हक़ हर जगह पे मौजूद है। मगर वरासत वैसे जहेज़ का तो जिक्र नहीं है कहीं जहेज़ पे। का जिक्र नहीं, हमारे इस्लाम में जहेज़ का तो जिक्र नहीं है ना सर। इस्लाम तो में फिर जहेज़ उसके का बाद जिक्र अगर है। जहेज़ में ही ये विरासत दे दी जाती है, जितना कुछ बनता है उसके हिसाब से अगर जहेज़ दे दिया जाए, एक सवाल है मेरा जी आपसे जी कि उसके हिसाब से जहेज़ में वो चीज़ें विरासत की दे दी जाए, ठीक है, वो जो जहेज़ के लाउज़मात है फजूल के कि मतलब ये चीज़ देनी है, वो चीज़ देनी है, यूँ देना है, ये कपड़े देने हैं, ये फर्नीचर देना है, इन सब के बजाय एक जहेज़ की फॉर्म में उसको जो चीज़ें हैं उसकी विरासत की वो दे दी जाए, तो क्या वो फिर उधर पूरी नहीं हो सकती? असल में और बता जहेज़ दिया जाए कि ये तेरी विरासत है जो तेरे हवाले कर। जहेज़ जब दिया जाता है, विरासत का ताल्लुक़ है फ़ौत होने के साथ, यानी वालिद फ़ौत हुआ, उसके नाम जो मलकियत थी वो उसके बच्चों में और बीवी तो लोग में अपनी तकसीम। रहती ज़िंदगी में नहीं दे सकते? एक सवाल रहती है। ज़िंदगी में अगर दिया जाए तो वो हिबा होता है। क्या होता है? हिबा, हिबा। हाँ, यानी कोई अपना माल ज़िंदगी में अपने वरासा में तकसीम करना चाहता है, वो फिर इक्वली किया जाता है, बेटे बेटियों में बराबर तकसीम किया जाएगा। अच्छा एक सेकेंड, मैं आपसे भी पूछना चाहूँगी, अगर माँ बाप अपनी रहती ज़िंदगी में अपनी जायदाद अपने बच्चों को तकसीम कर दें फिर कर आपका सकते ये हैं? सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है और इसमें मैं एक चीज़ वाज़े करना चाह रही हूँ, वो ये है कि अल्लाह ताला ने जब कुरान नाजिल किया है तो उसमें आपको जगह जगह लफ्ज़ नज़र आएगा अय्युहन नास, एड्रेसिंग है लिविंग पर्सन। राइट। विरासत का ताल्लुक बेशक फौत होने के बाद है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया कि इंसान के पास चॉइस है, अल्लाह ताला ने उसको चॉइस दी है कि अपनी ज़िंदगी में अपनी मिल्कियत के साथ जो मर्ज़ी करो। सो रिकमेंडेशन तो यही है कि आप अपनी ज़िंदगी में अपनी औलाद को अच्छे तरीके से सेटल करें और उसमें अगर कुछ छोड़ना है तो बहुत थोड़ा छोड़िए, तो ताकि बाद में जो आपके कानूनी मसाइल जो पैदा होते हैं, बहन भाइयों के झगड़े और लोगों के झगड़े, उनसे आप बच सकें। सो आपके पास ये चॉइस अल्लाह ताला ने दी है कि आप उनको गिफ्ट कर दें, जिस तरह उन्होंने जिक्र किया, उसमें उसके ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं है। आप अपनी सारी जायदाद किसी एक बच्चे के नाम भी कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेशन हदीस के मुताबिक ये है कि जब भी बच्चों में कुछ ना कुछ तोहफ़ा दो तो निस्बत करो, यानी फेयरनेस के साथ करो। सो अगर एक बेटी का कोई प्रॉब्लम है तो उसको बिल्कुल, माँ बाप हमारे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो अपनी ज़िंदगी में सेटल कर जाते हैं। मसलन किसी की बेटी बेवा हो गई, उसको तलाक हो गई, उसका स्टेटस ऑब्वियसली थोड़ा सा वीकर हो जाएगा बकिया औलाद से। सो एक बच्चे को ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत होगी, फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत होगी, उसमें इस्लाम और शरीयत जो है आपको वाज़े तौर पे हुक्म देती है कि आप उसको किसी भी तरीके से सेटल कर सकते हैं, लेकिन ज़िंदगी में हिस्सा नहीं मांगा जा सकता। ठीक है। अच्छा फातिमा जी, एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, हमें ये ब्रेक लेनी ज़रूरी है, उसके बाद हम आते हैं तो यहीं से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा, और अभी हम बात कर रहे हैं विरासत के ऊपर कि औलाद को जो विरसे में चीज़ें दी जाती हैं उसके मुताबिक इस्लाम क्या कहता है और कानून क्या कहता है। अच्छा ये आपसे मैं पूछना चाही थी, आप कह रही थी ना कि ये जो है मरने से पहले पहले विरासत की जा सकती है, विच इज़ कॉल्ड गिफ्ट, आप अपने औलाद को आगे गिफ्ट कर सकते हैं, तो ये विरासत ही नहीं हुई जो गिफ्ट हो रही है फिर? नहीं, देखिए इस्लामिक लॉ शरीयत इसमें वाज़े है, हमारे पास इस्लामिक प्रिंसिपल्स हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को चॉइस दी है अपनी ज़िंदगी में, वो अपने जो उसकी मिल्कियत है उसको जैसे चाहे इस्तेमाल करे। ठीक है। माँ बाप, औलाद, औलाद में से कोई फर्दर और कोई एक्सटेंडेड फैमिली में उसके साथ कोई डिपेंडेंट है, कोई कफ़ील है वो किसी का, तो कोई भी हो सकता है। Alright. सो उसको विरासत की टेक्निकल टर्म में हम शामिल नहीं कर सकते। विरासत टेक्निकली मरने के बाद ही है, उसको मतवफ़ा कहते हैं। जब शख्स फौत हो जाएगा
उस वक्त जो कुछ उसकी मिल्कियत में होगा वो विरासत के लिए खुल जाएगा, सूरह निसा आयत नंबर 11 के मुताबिक। मगर लेकिन उसके बारे में वो बताएगा, वो कानून पूरा एक पेपर चीज़ें एग्रीमेंट बनवाएगा कि मैंने ये किया है, मैं मरने के बाद ये हिस्सा इसको देता हूँ, मरने के बाद मेरी ये चीज़ इसको मिलेगी, ज़िंदगी में करवा सकता है? नहीं, इसमें ये दो मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स हैं। अपनी ज़िंदगी में आप वसीयत कर सकते हैं, अच्छा, उसमें 1/3 की लिमिटेशन है, और लीगल एयर्स के नाम नहीं कर सकते। अगर वो कंसेंट दे दें, मतलब? लीगल एयर मींस वर्सा, अच्छा। वर्सा के नाम वसीयत हमारे इस्लामिक लॉ की एवोल्यूशन में ये बात इस्टेब्लिश्ड है, प्रिंसिपल है जो मुस्लिम वर्ल्ड में चल रहा है कि 1/3 से ज़्यादा वसीयत नहीं कर सकते। मसलन 100 रुपये में से 33%, ठीक, उससे ज़्यादा वसीयत नहीं होगी और लीगल एयर्स के हक़ में नहीं होगी। लेकिन उसमें एक एक्सेप्शन है कि अगर वर्सा जो है वो अपना कंसेंट दे दें सारे, तो फिर वो काबिल अमल होगी, लेकिन ये एक एक्सेप्शनल रूल है। उसके अलावा दूसरा जो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है वो हिबा और गिफ्ट का है। लोग अपनी ज़िंदगी में अपनी जायदाद गिफ्ट कर देते हैं। मसलन किसी एक बच्चे को वो देखते हैं वो कमज़ोर है, किसी एक की मदद ज़्यादा करने की ज़रूरत है, एक औलाद बहुत छोटी है, एक औलाद इस्टेब्लिश्ड है, तो ऑब्वियसली उस फ़र्क को, गैप को ख़त्म करने के लिए वो छोटे बच्चे के नाम कुछ हिबा कर देते हैं। तो ये सिक्योर करने के तरीके हैं, ठीक है, ये विरासत नहीं कहलाएगी, लेकिन ऑब्वियसली वो अपनी मिल्कियत में से कर रहे हैं। अगर वो ये कर लेते हैं तो ये बात वाज़ेह है कि बाद मरने के बाद ऐसे मसाइल जन्म नहीं लेंगे। मुफ्ती साहब आप क्या कहेंगे? वैसे पॉइंट तो मुझे तो ठीक लग रहा है, मगर आप बताइए इस्लाम की रोशनी में क्या ठीक है ये? जी बिल्कुल, गिफ्ट तो किया जा सकता है, कोई अगर अपनी ज़िंदगी में गिफ्ट करना चाहता है, लेकिन उसमें ये ख्याल रखा जाएगा। हजूर अलैहिस्सलाम के पास भी ये केस आया, तो आपने फरमाया ए दिलू फ़ी औलादिकुम, यानी अपनी औलाद में अदल करो। तो इसी से फ़ुक़हा कराम जो है, इस्लामी स्कॉलर जो है, वो ये निकालते हैं कि जब कोई ज़िंदगी में देना चाहता है अपने बच्चों को, जैसे विरासत में तो आ जाएगा, बेटे को डबल मिलता है, बेटी को सिंगल हिस्सा मिलता है, लेकिन ज़िंदगी में वो बेटे और बेटियों में अपना माल बराबर ही तकसीम करेगा, या फिर बाकी बच्चों से मुशावरत करके किसी एक की हालत अगर गरीब है, कमज़ोर है, तो उसको ज़्यादा माल दे सकता है, वो मशवरे के साथ है। लेकिन हजूर अलैहिस्सलाम ने यही तलकीन फरमाई कि अदल करो, बराबरी करो। तो ये तो जायज़ है कि अपनी ज़िंदगी में अपने बच्चों को दे दें, चाहे किसी को भी दे दें, कोई बंदा अपनी मलकियत में से माल तकसीम कर सकता है। जो वसीयत वाला इन्होंने बताया ना, वसीयत एडॉप्टेड चाइल्ड को भी दे सकते हैं? जी, एडॉप्टेड चाइल्ड को भी दे सकते हैं? जी यही बिल्कुल, माल ये इसीलिए रखा है ना, बाज़ औक़ात बच्चा अडॉप्ट किया है, अब विरासत में से उसको हिस्सा नहीं मिलेगा, तो अब हिबा करके, गिफ्ट करके उसको ज़िंदगी में दिया जाए तो बेहतर है। अच्छा, या फिर वसीयत वाला जो बात हो रही है ना, वसीयत 1/3 से की जाती है। अगर कोई बंदा अपना माल कहता है जी ये बच्चा अडॉप्ट किया है, इसको मैं अपना सारा माल वसीयत करता हूँ, ठीक, लेकिन उसकी वफ़ात के बाद सारे का सारा माल उसे नहीं दिया जाएगा, अच्छा, वो 1/3 दिया जाएगा। 1/3 में किस तरह? तीसरा हिस्सा, यानी कि उसके माल को 3 पे डिवाइड करेंगे, ठीक है, और तीसरा हिस्सा उसको दे के बाकी उसके वरासा में तकसीम करेंगे। अच्छा, ऐसा नहीं हो सकता कि सारी की सारी वसीयत कर दे, या उन वरासा के लिए, यानी जो लीगली उसके हिस्से से हकदार हैं उनके लिए वसीयत नहीं कर सकता। वसीयत हमेशा गैर वारिस के लिए की जाती है, ओके, और या फिर किसी भी गैर वारिस में बेगम, क्योंकि औलाद में से नहीं है तो बेगम तो हिस्सा लेती है ना, अच्छा, बेगम हर हाल में हिस्सा लेती है। फिर गैर वारिस में जो बाहर के कोई लोग हैं जिनको जैसे देना बच्चा हो, कोई अडॉप्ट किया है, वो किसी और से लिया अच्छा, है, इस तरह से वो उन्होंने, वो कोई रिश्तेदारी नहीं है उसकी, जिनमें वो- रिश्ता नहीं है, हाँ खून जी, का रिश्ता नहीं है, या निकाह का रिश्ता नहीं जी है, या बिल्कुल, औलाद नहीं है, जी वो बिल्कुल, गैर वारिस में शामिल जी हो गए। बिल्कुल। ठीक है जी। अच्छा, आगे चलते हैं, पेरेंट्स के ऊपर भी आते हैं, ज़रा पेरेंट्स पे बात करते हैं कि जब बाप जायदाद तकसीम करता है और बच्चे घर से बाहर निकाल देते हैं, ठीक है जी, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगी? बहुत सी वीडियोस भी आपको पता है देखने को मिलती हैं कि बच्चे अपने नाम सारी जायदाद लगवा लेते हैं और पेरेंट्स को घर से निकाल देते हैं। वो बुज़ुर्ग होते हैं, उनके क्या हालात होते हैं, क्या नहीं होते, इसके बारे में क्या बात? ये हमारे माशरे का एक अलमिया है, और इसमें 2020 में हमारे पास एक कानून आया था जो कि फेडरल टेरिटरी की हद तक था। उसमें ऐसे औलाद जो अपने माँ बाप को घर से निकाल दे या किसी भी किस्म की हरासमेंट या अब्यूज़ करे, तो उनके पास ये राइट था कि वो अपने उसको रिपोर्ट करें और उसमें कोई रेमेडी हासिल कर सकें, रिलीफ मिल जाए।
और इट वाज अ वेरी बिग स्टेप कि पाकिस्तान में ऐसे कानून को वो इन्वोक सिर्फ करना। इस्लामाबाद की हदूद तक था ना। हाँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो प्रोविंशियल लेवल पे ऐसा आया नहीं, सो उसकी हमें कई इम्प्लीकेशन नज़र नहीं आती। सो उस कानून का एक सिर्फ इन्वोक होना और फिर फ़िलहाल एज सच वो एप्लीकेबल नहीं है, तो हमें कोई रिलीफ नज़र आता नहीं है। लेकिन तो वो morally कानून अभी speaking, है या ख़त्म हो गया? नहीं जी, उसकी अब कोई एप्लीकेशन नहीं। अल्लाह। सो ये चीज़ मेरा तो ये अच्छी ख्याल थी। था कि हमें ये इसको अडॉप्ट करना चाहिए था, लेकिन आपको शायद इल्म होगा, आवाम के लिए जनरली ये बात मैं कर दूं कि 18वीं तरमीम के बाद हमारे सूबों के पास इख्तियार है अपने अपने सर्टन एरियाज़ में लॉ मेकिंग का। ठीक है। सो उनकी मर्जी है, डिस्क्रिशन है, जो सूबा चाहे वो ये कानून अडॉप्ट कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बात यह है कि हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनके वेस्टेड इंटरेस्ट क्या है, हमारे माशरे के छोटे छोटे ये जो मसाइल हैं जो हमारे फैमिली मैटर्स में आते हैं, ये विरासत, वसीयत, गिफ्ट, ये सारी चीज़ें हमारे ये आइली कवानीन और आइली मसाइल हैं और ये इंतहाई बुनियादी। और आपको शायद मैं एक छोटा सा जिक्र ये भी कर दूँ कि कुरान मजीद में 93 आयात हैं जो सिर्फ फैमिली को केटर करती हैं, यानी इन मसाइल को केटर करती हैं जो आपके इंतहाई बेसिक यूनिट से ताल्लुक़ रखते क्या हैं। बात है। एक कॉल है, कोमल की शामिल करते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम कोमल। अस्सलाम वालेकुम जी, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं मुल्तान से बात कर रही हूँ। जी बेटा, क्या पूछना चाहेंगी? मेरा सवाल ये है कि मेरी शादी हो गई है और मेरे माली हालात भी ठीक नहीं है, और जो मेरे बड़े बहन भाई हैं उन्होंने सारी जायदाद खुद ले ली है, मुझे कुछ भी नहीं, मेरा हिस्सा भी नहीं दिया, तो मुझे क्या करना चाहिए उसमें? मैं आपको अभी पूछ के बताती हूँ। जी, ये कौन से एरिया से बिलोंग कर रही है? आप कौन से एरिया से? मुल्तान से। मुल्तान से। मुल्तान से, राइट। हमारे पास ये जो राइट ऑफ प्रॉपर्टी का इशू है, ये इस्लामाबाद की हद तक तो हमारा ये ओम्बड्स पर्सन के पास है। जो हमारे ओम्बड्स पर्सन है वो राइट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ वुमेन, ठीक। औरतों के जितने भी मसाइल हैं वो हल करते हैं और वो ऑन द स्पॉट हल होते हैं। अच्छा। और पंजाब में आपके पास ये ऑप्शन है कि आप हमारे जो ओम्बड्स पर्सन है हरासमेंट के हवाले से, वुमेन ओम्बड्स पर्सन, उधर जाके अपने आप सिंपल एक दरख्वास्त दीजिए, उसमें किसी वकील की भी ज़रूरत नहीं है, और उसमें अपना ये राइट ऑफ प्रॉपर्टी जो है, ये 2021 से हमारे कवानीन में तब्दीली आई है कि जो ख़वातीन के प्रॉपर्टी के मसाइल हैं वो हरासमेंट के ज़ुमरे में स्पेसिफ़िकली ओम्बड्स पर्सन को दे दिए हैं। अच्छा। तो पंजाब में हमारा एक तो ये हल है। दूसरा ये कि आप उसके अंदर अपने सक्सेशन सर्टिफिकेट, FRC और ये सारी चीज़ें लेके किसी ना किसी अच्छे वकील से रब्ता करके तो आप इसको इन्वोक करवा सकती हैं अपने जो जितने भी आपके बहन भाई हैं उनके अगेंस्ट। कोर्ट ऑफ लॉ से भी रेमेडी सीख की जा सकती है। और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स मौजूद हैं कि एक बहन या भाई का, या हमारे यहाँ आम तौर पे बहनें ही महरूम होती हैं, या बेटियाँ या बहनें, सो भाइयों का तो ऐसा सवाल ही नहीं उठता। तो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट भी हमारे पास, तो इंशाल्लाह आपका मसला हल होगा। ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद ज्वाइन करते हैं आपको। आज हम बात कर रहे हैं विरासत के ऊपर। अगर आपको कॉल करके कोई मसला पूछना है तो हमारे माहिरीन यहाँ पे बैठे हैं और साहिब इल्म बैठे हैं, तो आपको ज़रूर जवाब देंगे। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक, वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। हम विरासत के ऊपर बात कर रहे हैं और आपको पता है ये सारी वो बातें जो आपको पता होनी चाहिए। आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा भी हो रहा है आज के शो से, मगर ये कि जो हुकूक आपको बताए जा रहे हैं, आपने हुकूक हासिल करने और किस तरह करने, इसी पर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। आप कॉल्स कर सकते हैं हमारे प्रोग्राम में। मैं जानना चाहूँगी कि बीवी का शौहर की विरासत में कितना हिस्सा है? मुफ्ती साहब पहले आप बयान कीजिएगा। बीवी का अगर औलाद है तो चौथा हिस्सा है, 8वां हिस्सा है। अगर औलाद नहीं है तो चौथा हिस्सा होता है विरासत में शौहर की। अच्छा, और अगर वो रहती ज़िंदगी में इसको नहीं दिया गया है और उसकी डेथ हो जाती है और बाद में जो कब्ज़ा है वो पूरी फैमिली में कोई बच्चे बच्चे कर लेते हैं और माँ को नहीं मिलता, जिस तरह से आजकल सिनेरियो है कि माँ बाप को जब घर से ही निकाल देते हैं लोग, तो फिर वैसे ही जब शौहर का इंतकाल हो जाए तो फिर माँ की भी वो वैल्यू नहीं रहती, तो वो फिर जो है बच्चे जो है माँ से भी सारा हक जो है अपने हिस्से में कर लेते हैं, जिसकी कोई वसीयत हो या विरासत हो या नहीं हो। इस बारे में क्या कहें? देखिए, इस्लाम के मुताबिक तो जब एक शख्स की वफ़ात हो गई उसके बाद उसका माल तकसीम होना चाहिए, ठीक, फौरी तौर पे, यानी उसके जितने वरासा हैं उनमें बीवी है उसकी, उसको हक दिया जाए, बेवा को बच्चों में तकसीम कर दिया जाए। अगर बच्चे ही ना दे रहे हो, मेरा सवाल ये, बच्चे ही ना दे रहे हो माँ को हक, माँ की चीजें, माँ का को हक लेने का हक है, वो फिर कानूनी तरीके से ले सकती है। अच्छा, उसको डिमांड करनी चाहिए। अगर वो नहीं देते कानून के तो वो अपने बच्चों के खिलाफ केस कर सकती है। आप बताएंगे इधर में बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी पहले, और वो ये है कि जब किसी शख्स की डेथ हो जाती है, वो मुतवफ़ी होता है, तो सबसे पहले देखा जाता है क्या उसने हक महर अपनी बीवी का अदा किया था या नहीं।
अच्छा ये एक बड़ा वाज़े पहलू है सूरह निसा अगेन, ठीक। उसमें स्पेसिफिकेशन है सबसे पहले, फिर वो डेट के तौर पे सबसे पहले उस बेवा का हिस्सा जाएगा मरने के बाद, सबसे पहला को उस बेवा का है, विरासत तो बाद में आनी है। अच्छा सो ये हमारे यहाँ लोगों को आमतौर पे बात पता नहीं होती। ठीक है, हाँ बिल्कुल। सो अब वो डिपेंड करता है कि किसी ने, वो जो हमारे यहाँ एक गलत तस्वुर है कि 32 रुपये 12 आने, ये हमारा शरई तस्वुर ये नहीं है। अगर हम हज़रत बीबी फातिमा ज़हरा के उसमें देखें, अगर हम उस सिनेरियो में जाते हैं तो उसकी बहुत वैल्यू थी उस वक्त के हिसाब से, तो वो 32 रुपये नहीं थे, अच्छा। पाक रुपये तो था ही नहीं। ठीक है, सो इस हवाले से सबसे पहले बेवा का हक महर ठीक है, एज कर्जा और एज डेट ठीक। रिकवर होगा, उसके बाद बकिया तमाम कर्जा जात अगर कोई उसके ऊपर है तो। जो देना है। और फिर जायदाद की तकसीम में बेवा का हिस्सा 1/8 और 1/4 औलाद होने की सूरत में और औलाद ना होने की सूरत में। अच्छा, तो वो तो कह रहे हैं 4th 1/4 1/4 एंड 1/8। 1/8, अच्छा। और अगर औलाद नहीं देती तो वो अगेन वहीं पे, जिस तरह मैंने बताया कि वो जिस एरिया में है, पंजाब में ये है और कैपिटल टेरिटरी में है, कि अच्छा। वो ombudsperson के पास जा सकती हैं। ये सिंपल रेमेडी है, उधर से सुनवाई ना हो तो फिर आप कोर्ट ऑफ लॉ में आइए। अच्छा, Civil आपको suit file आम तौर कीजिए। पे जो केसेस आते हैं वो किस किस्म के आते हैं, थोड़ा सा बताइएगा। ब्रेक में भी आप एक केस हमसे डिस्कस कर रही थी, बता रही थी, तो मैं चाहिए थी कि उस पर भी थोड़ी सी रोशनी डालें, देखने वालों को कुछ समझ आएगा। हमारे यहाँ अभी मेरा 22 साल तजर्बा तो हो गया है इस माशाल्लाह, फील्ड में और माशाल्लाह। टीचिंग में, और ये विरासत का कानून और ये सारे तो तकरीबन 20 साल से मैं पढ़ा भी रही हूँ। जी मैडम। सो इसमें अनफॉर्चुनेटली 99.9% मेरे पास ख़वातीन ही आती हैं जिनको प्रॉब्लम है। अब ये मैं चाहूँ भी तो मैं इस डाटा को चेंज नहीं कर सकती। राइट। सो हमारे माशरे की ये एक दुखती रग, मैंने जैसे पहले कहा था, ये वो ऐसी कहानी है कि इसमें कानून साजियाँ हो चुकी हैं, हमारे पास कानून मौजूद हैं, लेकिन सिर्फ कुछ अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है। अगर वो हो जाए तो हमारे यहाँ औरतों के मसाइल काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। अब वो मसाइल क्या क्या हैं? मसलन एक केस जिसमें एक घर है और एक भाई था, यानी मरने वाले का एक बेटा था और 3 बेटियाँ थीं। ठीक। सो जब उनकी डेथ हो गई तो उन्होंने ऑब्वियसली कुछ नहीं किया हुआ था, तो फिर विरासत का कानून ही खुला। राइट। और जब विरासत का कानून खुला तो पता चला कि वो जो घर है वो बेटे के नाम था, बेटियों को पता नहीं था। अच्छा। मतलब इट वाज ए सीक्रेट, हिडन सीक्रेट जो यूजुअली लोग कर लेते हैं। अच्छा, अब वो उस बेटे ने कहा ये घर तो मेरा है। अब वो बेटियां कहाँ जाएंगी? अब बेटियां कितनी? कहाँ जाएंगी? 3 बेटियां। 3 बेटियां। फिर इसी तरह से एक और केस है मेरा, उसमें माँ बाप दोनों की डेथ हो गई और एक ही घर है, उसमें किसी की भी शादी नहीं हुई है, 4 बच्चे हैं, 2 बहनें हैं, 2 भाई हैं, आपस में उनकी नहीं बनती। अब वो उनके झगड़े, लड़ाई झगड़े कि हम क्या, कौन जाएगा, अगर हम घर बेचते हैं तो कौन कहाँ सेटल होगा। हाँ। यानी कि माँ बाप के मरने के बाद जब विरासत अगर अनअटेंडेड रह जाए, अपनी ज़िंदगी में आप हिबा ना करें, अपनी ज़िंदगी में वसीयत ना करें, जो कुरान और हदीस का रिकमेंडेशन है। हदीस मुबारक है कि आपकी 3 रातें ऐसी ना गुजरी हो जिसमें आपने वसीयत ना की हो। और जैसे मैंने पहले भी शायद जिक्र किया था कि कुरान मजीद में है कि जब मौत करीब आए तो अपने अकरबा और वालिदैन के हक़ में वसीयत करो। वसीयत की बार बार रिकमेंडेशन। अरे वाह, क्या बात है। अच्छा, एक मसला अभी रिसेंटली हमारे किसी जानने वाले में, वो 4 बेटे हैं, ठीक है, ठीक। आपस में जब वालिद और वालदा थी तो बड़ा प्यार था उनमें आपस में, मगर जैसे ही उनका इंतकाल हुआ, माँ बाप अब दोनों सर पे नहीं है उनके, तो 4 भाई एक साथ रहते, चारों की शादियाँ हो गई हैं, बच्चे भी उनके आगे से, तो वो पूरा जो भरा घर है, अब उसमें एक भाई जो है ना, जो सबसे छोटा वाला है, सबके कारोबार हैं, वो इस्टेब्लिश नहीं है। वो कहता मुझे ये घर बेचना है, मैंने शिफ्ट होना है मुल्क से बाहर, ठीक है, अब मैंने मुझसे बाहर शिफ्ट होना है, घर बेचो तो उसमें से जो हिस्सा निकलेगा, जो मेरा हिस्सा, वो मुझे दो और मुझे जाना है। तो अब इस सिनेरियो में इस्लाम क्या कहता है, क्या करें? मतलब एक घर बना हुआ है, एक चीज़ में रह रहे हैं, सारे भाई रह रहे हैं, एक भाई खड़ा होकर कहता है ये घर बेचो, मुझे मेरा हिस्सा दो, मेरी मर्ज़ी में जो कुछ भी करूँ, मैं जैसे भी रहूँ, मैं उससे कुछ भी बिज़नेस करूँ, मुझे मेरा घर बेच के हिस्सा दे दो। अब क्या करना है इसका? जी, इसका तरीकाकार तो यही होगा कि या तो वो गार डिवाइड किया जाए, वो जगह को तकसीम किया जाए। अगर ऐसा मुमकिन नहीं है तो मार्केट रेट के मुताबिक उसकी वैल्यू लगाएं, जो कितनी कीमत बनेगी उसको चारों भाइयों में डिवाइड कर नहीं लें। तो इसमें इस्लाम कोई ऐसा दर्स नहीं देता जिसमें कोई आप मतलब इसमें थोड़ा सा सब्र करें, या कोई वो सारे भाई मिलके कोई जो हिस्सा बनता है, अगर उन्हें रहना है तो वो पैसे जनरेट करके जितना भी कुछ बनता है वो अलग से उसको दे दें? ज़रूरी है वो घर बेचना? जी, ऐसा भी हो सकता है कि वो कह दें कि आप अपना हिस्सा हमें दे दें, रेंट आपको देते रहेंगे, या फिर वो उसकी कीमत जो बनेगी वो उसको दे देंगे, या उसको रेंट पे ले लें, मंथली उसको देते रहें। इधर मैं एक छोटी सी बात ऐड करना चाह रही हूँ, वो ये है कि इसी तरह के मसाइल
इतने अमूमी हैं कि अगर हम लोग अपनी ज़िंदगी में अपने औलाद को सेटल कर लें, उनको दे दें और निस्बत के साथ यानी फेयरनेस के साथ दें, बेटे को भी दें बेटी को भी दें, दोनों को दें। तासीब का कॉन्सेप्ट है जो विरासत में है, बेटा 2 और 1 की रेशियो होता है ऐसे, लेकिन माँ और बाप का डिफरेंस नहीं है। माँ का भी 1/6 है और बाप का भी ऐसा ही है। अच्छा। उनमें फ़र्क नहीं है। हमारे यहाँ एक बड़ा ही गलत तस्वुर है कि माँ बाप यानी मेल फीमेल का डिफरेंस ज़्यादा है। अच्छा। ऐसा नहीं है। क्लासिफिकेशन ऑफ रिलेशनशिप्स में डिफरेंस है। ठीक है, इसके बाद मैं एक सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग करूंगी मगर पहले कॉल लेते हैं। अली की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम अली। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अली जी, क्या कहेंगे? मैडम मेरा एक ये सवाल है कि बेटियां अगर विरासत में हिस्सा नहीं मांगती हैं तो अगर उनको ना दिया जाए तो उसमें कोई मसला तो नहीं है? बहुत अच्छा सवाल है, अभी आपको जवाब देते हैं जी, आप पहले बताइएगा। जी मैडम, देखिए, विरासत होती है जिस शख्स की मिल्कियत थी और वो फौत हो गया, फिर उसकी विरासत उसकी औलाद में तकसीम होगी। अगर उसने अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं दिया, ठीक है, जो कुछ भी बच गया वो विरासत में जाएगा। अब उसमें जो बेटियां हैं अगर वो हिस्सा मांग रही हैं तो उनका शरई हक है और इसके ऊपर बड़ी तासीब है और इसके ऊपर कुरान और हदीस में जो लोग हिस्सा नहीं देते उन पे अच्छी खासी वईद भी है। सो मेरा एक रिक्वेस्ट है जनरली स्पीकिंग कि कुरान मजीद तर्जुमे के साथ ज़रूर पढ़ा कीजिए, आपको छोटे छोटे मसाइल ख़ुद वाज़े होंगे। और कानूनी तरीके से तो वो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स चूँकि मौजूद हैं, सो उसमें कोई दो राय नहीं है कि उस औरत को जो कि एक बेटी की हैसियत से जिसमें उसके भाइयों को हिस्सा मिल गया है और वो मांग भी रही है और उसको नहीं मिलता, तो वो कानून की चाराजोई करे और उसको वो हिस्सा उसके बिल्कुल जो शरई तरीक़ाकार है उस हिसाब से मिलेगा। ठीक है, एक कॉल और शामिल करते हैं। मुजम्मिल की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से? गुजरावाला से मैडम। गुजरावाला से जी, क्या कहेंगे भाई? अगर भाई अपनी बहन से हिस्सा माफ करवा लें, ये ठीक, कह के कि हम आपका हर मुश्किल वक्त में साथ देंगे, हाँ, तो इस वक्त में क्या करना चाहिए? भाई साथ नहीं देते। अच्छा ठीक है, अभी आपको जवाब देते हैं। अगर भाई अक्सर कह देते हैं ना कि हिस्सा माफ़ कर दो तो हम जो है ना आपका साथ देंगे, अगर आप पे कोई मुश्किल वक्त कोई आया पेश आया तो हम है ना, मगर बाद में वो नहीं देते, तो इस बारे में क्या कहते हैं? देखो, होना तो ये ऐसे चाहिए ना कि वो उसको हिस्सा भी दें और फिर भी साथ दें। हिस्से के बदले में साथ देना है तो ये फिर कोई रिश्तेदारी तो ना हुई। अब अपना हक वो उनको दे के अपना हक खुद लें और उसके बाद वो हमेशा के लिए उनके साथ। आजकल हमारे माशरे में ऐसे ही होता है कि वो एक अंडरस्टूड बात होती है कि हिस्सा अगर आपने माफ़ ना किया रिश्ता तोड़ दिया जाएगा, आइंदा बातचीत नहीं होगी, वो उस घर में नहीं आ सकेगी। इस तरह के बैरियर लगाते हैं। या फिर आपको पता है कि कुछ एरियाज़ में कुरान से शादी करके बहनों की या बेटियों की विरासत से यानी उनको महरूम करने के लिए तरह तरह के तरीके अपनाए जाते हैं। तो ये सारे के सारे अल्लाह ताला ने शदीद अजाब इस बंदे के लिए रखा है जो वो रसा को हक नहीं देता। और बड़ा क्लियर कट यानी कि अल्लाह ताला का ये हुक्म है, तो इस पे अमल करना चाहिए, अल्लाह ताला से डरना चाहिए, क़यामत का भी ख्याल करना चाहिए। ये माल सीधे नहीं रह जाए। एक पॉइंट सिर्फ इनके सवाल के जवाब में जी, ऐड कर जी, दूँ। जी। कुरान मजीद की सूरह निसा में बड़े वाज़े तौर पे ये लिखा हुआ है कि मर्द का भी उसी तरह से हिस्सा है उसके माँ बाप और उसके अकरबा की जायदाद में से या मिल्कियत में से, जिस तरह से एक औरत का हिस्सा है। ये सूरह निसा पढ़ के देखिएगा, औरत और मर्द, अगर वो बहन है तो उसका उसी तरह हिस्सा जैसे आपका है। तो जिस तरह से आपने बात की कि बहनें वो माफ़ कर देती हैं इस शर्त पे कि उनका साथ दिया जाएगा, तो ये तो फिर आदमियों पे भी फॉल करेगा ना, एज ब्रदर्स, एज भाई, कि जी उनको भी साथ दिया जाए। तो ये तो एक इंडिपेंडेंट राइट है, आप किसी का राइट जो है वो एक्वायर नहीं कर सकते हैं, ये हक तलफी है। अच्छा, जहलम से कॉल है, नाम नहीं बताना चाह रहे, किसी वालिद साहब की कॉल है, तो मैंने कहा मसले में। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, मैं बहन से बात करना चाह रहा हूँ। जी जी, बात करिए। बहन से पूछिएगा कि मैं अपनी बेटी के नाम पे एक प्लॉट करवाना चाह रहा हूँ, तो मुझे फिक्र है कि शादी के बाद बाल औक़ात शोहर जो हैं मजबूर करते हैं बेचने के लिए, तो कोई ऐसी कानूनी कार्रवाई बताएं कि वो बेच ना सके। अरे वाह, बहुत अच्छा सवाल किया है, क्योंकि औरत को स्ट्रॉन्ग करना बाप की जो है ना, ये मुझे कहूँगी शफकत ही है और फिक्र भी है। आप जवाब दीजिएगा जी अंकल को प्लीज़। जी बहुत शुक्रिया। ये आपकी बड़ी अच्छी सोच है, बल्कि अपनी ज़िंदगी में ही औलाद को दे देना चाहिए, ये सबसे बेहतरीन तरीका है। और इसके आगे जो आपने बात की वो भी बड़ी हमारे यहाँ माशरे में एक मसाइल में एक सबसे बड़ा मसला ये भी है कि खामद जो है
वो बीवियों की जायदाद, उनकी मूवेबल इमूवेबल चीज़ें वो ले लेते हैं। बिल्कुल ऐसे कि ही, हम जेवर इसको तक। हम बिजनेस में लगाएंगे, आपको ये बना देंगे, और फिर वो कभी नहीं मिलता। ऐसे ये ही भी है, हमारे बिल्कुल। पास बहुत सारे केसेस हैं। अच्छा, मैं एक ब्रेक लेना चाहूंगी, इसका जवाब मैं चाहूंगी आप डिटेल में तरीके से दे दीजिए। उसी आफ्टर अ ब्रेक प्लीज़ ये शो ज़रूर देखिए ताकि आपकी नॉलेज में इजाफा, आपको पता चले कि आपकी ज़िंदगी में ये जो ये वसीयतें हैं, ये जो वारिस हैं, ये सब क्या है। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। विरासत पे हम बात कर रहे हैं और मैडम आप खुद ही ज़रा सवाल के साथ जवाब रिलेट कर दीजिएगा जो आखिरी कॉल थी। जी जी, मुझे जो समझ आई उसमें उन्होंने ये कहा कि वो वालिद साहब जिन्होंने कॉल की कि वो अपनी बेटी को अपनी ज़िंदगी में हिबा करना चाहते हैं, और चूँकि आगे खामद का पता नहीं होता, उसकी शादी है होनी है, सो उससे हम प्रोटेक्शन किस तरह से रखें उस प्रॉपर्टी की कि वो बच्ची के इस्तेमाल में रहे। सो ये बहुत अहम सवाल है। हमें एज़ पेरेंट्स अगर हम ये रखते हैं अवेयरनेस, तो हमें उसको फिर कानूनी तौर पे पूरा कवर भी देना चाहिए। मसलन अगर आप अपनी बेटी को हिबा करना चाह रहे हैं तो उसमें एक तो रजिस्टर्ड हिबा डीड लिखिए प्रॉपर, नंबर 1। नंबर 2, उसको आपने एक सिविल कोर्ट से उसको हम कहते हैं सूट फॉर डिक्लेरेशन, वो आपने डिक्री कोर्ट की लाजमी रखनी, क्योंकि ये चैलेंज बहुत होता है। ये प्रैक्टिकली स्पीकिंग मैं आपको वो मसाइल बता रही हूँ कि हिबा सिर्फ कर देना काफ़ी नहीं होता। हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये बहुत आराम से चैलेंज हो जाता है मरने के बाद। मतलब यानी जब भी हिबा दें तो उसकी डिग्री भी करा के दें। उसको इसकी डिग्री कोर्ट से ज़रूर ले लीजिए, सूट फॉर डिक्लेरेशन होता है, और वो करवा के, और उसके बाद एक और मैं सजेशन इनको देना चाह रही हूँ, वो ये है कि बच्ची के हाथ में ना दीजिए। आप एज पेरेंट एंड एज डॉटर आप जॉइंट लॉकर ले लीजिए एंड कीप दैट प्रॉपर्टी पेपर ओवर देयर। इस तरह वो काफ़ी हद तक बच्ची जब मैच्योर हो जाएगी, अरे वाह, तो वो ये प्रैक्टिकल आंसर दिस इज़ वेरी नाइस एंड वेरी सेफ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मगर मैं बताना चाहूँगी मैडम के जो वालिद साहब हैं ना, वो भी माशाल्लाह बहुत बड़े लॉयर हैं। 2 लोग हैं जिनकी लिखी हुई किताबें हैं विरासत के ऊपर, जो आज हमारा टॉपिक था, उसमें इनके जो वालिद साहब हैं उनका नाम प्लीज़ बताइएगा। रिटायर्ड सैयद अफजल हैदर, एंड ही जस्ट पास्ड अवे 2 years ago। अच्छा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इनके जो वालिद साहब हैं, उन्होंने विरासत के ऊपर किताब लिखी जो आज कोर्स पे पढ़ाई जाती है वकालत के। क्या बात है जी, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह, थैंक यू बोथ ऑफ यू, और आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। शुक्रिया। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद फिज़ा। और नाजरीन, अब बारी है जो आपका फेवरेट सेगमेंट है, जब आपको आपकी स्किन, आपके बाल, आपके हुस्न का ख्याल रखने का कोई नुस्खा बताया जाए। आपके कोई भी ऐसे आंगन जो आपको लगता है कि डैमेज हो रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं, उनका ख्याल नहीं हो रहा, या उनको किसी डॉक्टर की, हकीम की ज़रूरत है, तो फिर आपको ये सेगमेंट बहुत पसंद आने वाला है, क्योंकि ये आपके फेवरेट सेगमेंट में से है। हकीम अताउर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आज हम बात करेंगे शरबत के ऊपर। वो शरबत जो कॉकटेल्स वाले शरबत हैं, ये वो नहीं है जो मशरूब, जो काला कोला और टाइप वाइट कोलाज स्टफ ऑल दैट, ये वो नहीं है। ये सोडा वाले ड्रिंक्स नहीं है, ये वो ड्रिंक्स हैं जिसको पी के आप हसीन हो सकते हैं, आप अपनी कोई जिस्मानी बीमारियां दूर कर सकते हैं, आप तवानाई हासिल कर सकते हैं। मगर वो किस हिसाब से आपको सूट करते हैं और कौन कौन से आपको सूट करते हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे अताउर रहमान साहब से। हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह जी। तो आज क्या बताएंगे, कौन कौन से शरबतों के बारे में? मगर सबसे पहले मैं शरबत पे जाएं आप। एक कॉलर थी हमारे पास, उन्होंने हमसे स्पेशली पूछा कि जो दाने हैं चेहरे पे, कील मुहासे और ये जो पिंपल्स पूरे चेहरे पे नुमा हो जाते हैं, उसका कोई टोटका छोटा सा बता दें लड़कियों को। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बच्चियाँ जो टीन एज में हैं और उनके स्किन के ऊपर पिंपल्स निकलाते हैं और पिगमेंटेशन हो जाती है, तो उसके लिए तिब के अंदर बड़ी 3 सेफ साइड जड़ी बूटियाँ हैं। एक है मुंडी बूटी, मुंडी बूटी जी, सरफूका, उनाब, ये 3 चीज़ें। उनाब, मुंडी बूटी, सरफूका, उनाब का तो मुझे पता है, जिसका तेल भी होता है। जी, उनाब का शरबत होता है, शरबत उनाब होता है जी। अच्छा, ये जो उनाब है ये एंटीसेप्टिक होता है और रेफ्रिजरेंट होता है, और उनाब वाहिद ऐसा हमारी इंग्रेडिएंट्स है। आपने देखा होगा रेड उनाब, ये मीजल्स में या चिकन पॉक्स में भी जब ये बच्चों को निकलते हैं तो हमारी माएँ बुजुर्ग जो हैं उनाब देती थी। हाँ। तो ये ज़बरदस्त एंटीसेप्टिक है और वो अपना प्यूरिफिकेशन भी करता है। अच्छा। इसी तरह जो सरफूका है वो जिस्म से जितना रद्दी मादा है, नाकिस मादा है, उसको निकालता है। वो किस शेप में होता है? सरफूका भी ये एक वो फूल टैप छोटे छोटे से ना उसके होते हैं, ये आपके प्रोस्टेट में बड़ा काम करता है। यानी हमारी एक तिप का इंग्रेडिएंट्स कई मल्टीपल डिजीज़ को एड्रेस करते हैं। ठीक है। यानी जो सरफूका है, ये लेटेस्ट रिसर्च है, ये पूरी दुनिया में
जिन लोगों का प्रोस्टेट ग्लैंड 40 ग्राम से बढ़ जाता है, यानी वैसे तो 25 यंग एज में होता है, उसके बाद 30 तक नॉर्मल होता है, बाद का ये 70 to 80 ग्राम्स चला जाता है। अच्छा। वो अगर सरफूका का कहवा पियेंगे तो उससे प्रोस्टेट नॉर्मल हो जाता है अरे वाह, अल्हम्दुलिल्लाह, और ऑपरेशन की नौबत भी नहीं आती। वाह, और तीसरी चीज़ जो है मुंडी बूटी, ये भी हमारी हर्ब्स है, और ये तीनों का आप भिगो के सुबह में सिर्फ पानी पीना है आपने। अच्छा। और आपके ये पिंपल्स, आपकी पिगमेंटेशन, इवन के ये झाइयाँ झुइयाँ, ये जितनी भी खवातीन की हैं वो भी इससे रेक्टिफाई हो जाएगी। ओ वाह, जबरदस्त। और कोई साइड इफेक्ट नहीं है? नहीं, क्योंकि बेज़रूरत चीज़ है, हर्बल है जी। हर्बल की तो जी, कोई। जी। हाँ, अच्छा मुझे बताइएगा शरबतों के बारे में, आज कौन कौन सी शरबत के बारे में जी, बताइए। आज हमने 3-4 शरबत हैं जो अद्वियाती भी हैं और टेस्ट के लिहाज से भी आप अपने गेस्ट को घर में पिला सकते हैं। हाँ, और देखें, पहले वक्तों में हमारी जो तवाज़ो होती थी वो मशरूबात से होती थी, ऐसे ही है। तो आजकल हमारा जो ट्रेंड है वो चेंज हो चुके हैं, हम लोग सिंथेटिक और केमिकल की तरफ आ चुके हैं, इसी वजह से बीमारियां बढ़ चुकी हैं। ऐसे ही है। शरबत पिया जाता था कि आप अगर गर्मी में आए हैं तो आपको फरहत मिले। हाँ, पहले वक्तों में क्या होता था कि जब आप गर्मी में आए हैं तो वालदैन आपको नमकीन शिकंजबीन बना के पिलाते अरे थे। वाह, क्यों? क्योंकि जब पसीना आपका बॉडी से खारिज होता है तो सोडियम लेवल डिस्टर्ब होता है, और नमकियात की कमी जब पूरी होती है आप एकदम हशाश बशाश हो जाते क्या हैं। बात है, तो बिल्कुल ये ऐसे। अल्लाह का निज़ाम है। बिल्कुल। अब उसके बाद जदीद जब जैसे जैसे दौर बदला है तो अब वो जो अंगूठे से नींबू को दबाना और इसी तरह जनाब, अब वो दौर चेंज हो चुके हैं। अब आसानी के लिए मशरूबात है तो ये पुराने कदीम हमारे, ठीक है। लेकिन अब आप ये है कि मशरूबात को 1 गिलास पानी ले, बच्चा फौरी तौर पे 2 चम्मच मिलाता है और पी लेता है। अरे वाह, इसमें लास्ट टाइम हमारी 3-4 मशरूबात रह गए थे तो आज हम इंशाल्लाह उसका जिक्र करेंगे। ठीक है। एक हमारा है शरबत अनार। शरबत अनार, ये अनार का रुब अनार है, अनार के जो बीज हैं जिसमें बीदाना भी होता है, जिसमें रेड अनार भी होता है, उसका ये बनता है। इसमें कोई केमिकल नहीं डलता बल्कि अनार के बीजों का बनता है ये। अच्छा। हाँ, अनार का बनता है। अच्छा, तो इसमें शुगर ऐड होती है? शुगर तो ऑब्वियसली जितने भी एक इसकी SOPs है शरबत बनाने की, उसमें नॉर्मली शुगर ऐड होती है, लेकिन शुगर भी हम जो हमारी माशाल्लाह जो मेजर कंपनीज हैं वो अच्छी वाली शुगर यूज़ करते हैं। शुगर में भी आप देखें ना, कई इंडस्ट्रीज़ में शुगर यूज़ होती है तो वो हेल्थ के लिए बेनिफिट है, वो ऐसी चीज़ नहीं है केमिकल अच्छा, वाली। जी, मतलब इसमें कोई नुकसान नहीं वाला नहीं, नहीं है। उसमें देखिए हमने मगर ये शुगर का पेशेंट तो फिर नहीं पी सकेगा शुगर ना? का पेशेंट के लिए तो ये ममनू है ना, जितने भी मशरूबात हैं वो शिकंजबीन पी लें या वो बादाम का शरबत खुद तैयार करके शक्कर में तो इस्तेमाल फिर कर ये सकते हैं। मशरूबात 90% फिर लोग कैसे पियेंगे? आधे तो लोग सारे शुगर देखें, पेशेंट ही पड़े ज़्यादातर हैं, मशरूब- या तो पीक पे हैं, पॉइंट पे हैं, स्टार्ट जी। में, और कुछ। देखिए, हम तो शुगर के पेशेंट को रिकमेंड नहीं करते, बेसिकली मशरूबात ज़्यादा जो है ना बच्चों के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, और मगर बच्चों में शुगर तो के आपको पता है पेशेंट के लिए शुगर आप वाला साफ मामला नहीं मना होता, करें कि obviously, उनके लिए जी, नहीं। एक पहले कॉल ले लेते हैं जी, सर। please, जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है? मैं अली बोल रहा हूँ रावलपिंडी से। जी बोलिएगा अली, क्या पूछना चाहेंगे बेटा? मैडम मेरा ये सवाल है कि मेरा 4 साल का बच्चा है, उसको ना खून की भी कमी है, तो काफी मेडिसिन वगैरह ली है, ना वो खा रहा है ना पी रहा है, तो उसके मतलब कौन सी ऐसी दुआ मुफीद क्या है? होगी जो बेटे को ये मसला क्या है? ताकि उसकी खून की कमी भी पूरी खून हो की सके। कमी है, ठीक है, बेटे को खून की कमी है, ठीक है। और कितने साल का बेटा? 4 साल का। 4 साल का मुन्ना काका, उसके लिए क्या बता दें, खून की कमी है इसको। बच्चा चूँकि छोटा है और 4 साल का है तो इसमें कोशिश करें कि बच्चे को आप ज़्यादा फल फ्रूट दें जिन फलों में आयरन ज़्यादा है, जैसे सेब है, अनार है, इसका जूस है, फालसा है, आलू बुखारा है, ये वो फल हैं जो साले खून पैदा करते हैं। ठीक। इसके अलावा मेडिसिन मार्केट में हमारे पास जो कराबादीनी दवाई है उसका है शरबत फौलाद ख़ास। शरबत फौलाद ख़ास ये नॉन सिंथेटिक है, ठीक। यानी कि इसमें जामुन का एक्सट्रैक्ट और इसी तरह बहुत से जो हमारे फल हैं उनका एक्सट्रैक्ट, अच्छा। उसके बाद बहुत सी ऐसी हर्ब्स हैं जैसे जरिश्क है, ठीक। जिसको हम बरबेरिस कहते हैं, हाँ। इसका ये डाली जाती हैं, और 3-4 हमारे हर्ब्स में आंवला, हलेला, बलेला, ये चारों इंग्रेडिएंट्स जो है ना वो आयरन और ये खून की कमी को पूरा करते हैं। तो इन तमाम चीज़ों का एक्सट्रैक्ट है, तो ये मासूम बच्चे जो हमारे शीर खान है जिनमें खून की कमी है, एनीमिया का इशू है, जब आप उनको देंगे 1 से 1.5 माह इस्तेमाल करवाएं। कितने चम्मच देने, किस तरह ये से छोटा इस्तेमाल जो करना? 4 साल का बच्चा है इसको 1 टीस्पून 2 टाइम्स BD डोज में दूध में मिला के दे दें, जायका उसका अच्छा होता है। अच्छा जी जी, वो फीडर में पी ले, तो ये वैसे तो हाँ, बड़ा बच्चा है, 4 साल में का तो बच्चा तो बच्चा फीडर दूध में नहीं में मिला होता, के पी ले, लेकिन ज़्यादा आप अच्छा, पानी हाँ। में मिला के या जूस में मिला के या दूध में मिला के दे सकते हैं। जायका भी टेस्ट जायका उसका डिलीशियस चलो है। हाँ, क्योंकि बच्चे की दवाई भी आपको पता है, जी, अगर जी, जायके बिल्कुल। वाली ना हो तो नहीं पीते। ऐसी है। वेरी नाइस जी। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं, आप बता देते हैं जी, हमें मैं अनार बता के रहा था बारे कि में। अनार का जो शरबत है, अब ये शरबत का शरबत है और दवा की दवा है। ठीक। यानी जो लोग
जिनके अंदर खून की कमी है वो अनार का शरबत इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक। जिनके मुंह में छाले निकलते हैं, चाहे वो फंगस की वजह से हों, चाहे वो हिद्दत की वजह से हों या मैदे की तदाबियत की वजह से, अनार उनको ठीक करेगा। आहा। जिन्हें डायरिया रहता है, आईबीएस के पेशेंट हैं, इरिटेट बॉल सिंड्रोम के, और कोई भी मशरूब पीते हैं वो सूट नहीं करता, तो वो अनार का शरबत पी सकते हैं, उन्हें डायरिया नहीं होगा। अरे वाह। क्योंकि ये बेसिकली हाबिस तासीर रखता है। ठीक है। यानी हिकमत में हम हाबिस तासीर कहते हैं और वैसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं एस्ट्रेंजेंट प्रॉपर्टीज रखता है। अच्छा। तो ये शरबत का शरबत है, दवा की दवा है। तो Very इसकी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में और बहुत सी अच्छी कंपनीज शरबत अनार बना रही हैं और ये घर में भी लोग बना सकते हैं। एक गिलास में कितना को ये डाल ये दें तो एक हमारा गिलास ये में 2 से 3 टेबल स्पून मिला के इस्तेमाल करने से ठीक है। एक बार अगर आप करेंगे तो इससे इंशाल्लाह आपके दिल को भी ताकत मिलेगी। अच्छा। यानी जो अनार की अफादियत है ना, अल्लाह के हुक्म से वो इसमें मिली। आपने कहा खून की कमी में भी जी, खून की बेहतरीन। कमी में तो ये ये काम तो ये करता बच्चा भी पी सकता है जी, वो जिसकी 4 साल का करेगी। जो बच्चा है उसको मैंने जैसे कहा कि अनार इस्तेमाल कर ले, शरबत अनार ले ले, तो शरबत ये फुलाद भी ले सकता है। जी, वो ये भी इस्तेमाल कर सकता है। अच्छा, और मुझे साथ साथ ये भी बताइएगा, ये जो कलेजी की मित है कि कलेजी को जो है ना चूल्हे पे रखना है तो पूरी तरीके से पकाना नहीं, आग में ऐसे ही रखना है और उसके बाद फ़ौरन उसको खा लेना है, मतलब इतनी कच्ची न इतनी वो थोड़ी गीली गीली रख के कि मतलब ताज़ा ताज़ा की फीलिंग भी हो। तो क्या इससे खून बढ़ता है, ये बात सच है या बस ऐसी मित है? नहीं, कलेजी जी जी बेसिकली कलेजी जो है ना ये बड़े लोग इस्तेमाल करें, बच्चों को हम रिकमेंड नहीं करते। और जिस तरह आपने अभी इसकी रेसिपी बताई है कि हाफ कच्ची टाइप जाके, बेसिकली इसकी जो मैकेनिज्म है ना, इसके अंदर कोलेजन होता है। कोलेजन आपका ये ब्लड की ऐसी टाइप है जो आपकी बॉडी के अंदर ब्लड प्लेटलेट्स और जितने भी आपके ऐसे WBC इनकी एक वो बंजिंग का काम देता है। ठीक है। तो कोलेजन इसमें मौजूद होता है जो खून की कमी को भी पूरा करता है, रेड RBC को भी पूरा करता है। ठीक तो है। कलेजी हमारे यहाँ जो बड़े लोग हैं जिनमें खून की कमी है, और बिलखसूस वो ख़वातीन जो बच्चों की पैदाइश के बाद नकाहत कमज़ोरी होती है या उनकी बॉडी से खून का ज़िया हुआ होता है, तो उन्हें हम कहते हैं कि आप कलेजी का इस्तेमाल करें। इसी तरह हम उन्हें मुख्तलिफ पंजीरी का इस्तेमाल करवाते हैं जिसमें मगज़ियात होते हैं। इसी तरह हम उन्हें कहते हैं आप देसी मुर्गी या बकरे के गोश्त का शोरबा इस्तेमाल करें। चूँकि आपकी बॉडी कच्ची होती है, आपकी बॉडी में वीकनेस आई होती है, तो ये तमाम चीज़ें आपकी नकाहत कमज़ोरी को दूर करती हैं। अरे वाह, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं, उसके बाद और भी बहुत सी शरबत है जिनके बारे में मालूम करेंगे कि कौन सी शरबत हमने पीना है तो हमें तवानाई मिलनी है, हमारे खून की कमी ठीक हो जानी, हमारी स्किन के लिए अच्छा है और हमारे ग्लो के लिए अच्छा है। कि ब्रेक के बाद जानते हैं। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। अताउर रहमान साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है, ही इज़ अ फेमस हकीम, और आज हमें बता रहे हैं शरबतों के बारे में। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जो मुंह में छाले बन जाते हैं लोगों के, उसके लिए भी कोई शरबत हो सकता है क्या? जी, मुंह में अक्सर लोगों के छाले जो निकलते हैं उसमें हम लोग जो है ना फालसे का शरबत रिकमेंड करते हैं। अच्छा। और फालसा जो है ना वो तस्कीन भी देता है, फरहत भी देता है, दिल को भी ताकत देता है, साले खून भी पैदा करता है। अच्छा। और जिन लोगों को बहुत स्वीटिंग होती है, एक्सेस पसीना आता है, हाँ। उनमें भी फालसे का शरबत बहुत फ़ायदा देता है। और जायके में अच्छा होता है? जायका तो बहुत डिलीशियस है, आपको पता है, सिखाएं ना थोड़ा ख़वातीन सा। इसको बहुत पसंद करती है। हाँ। जी प्लीज़। मैं जब तक कि ये बनाती हूँ, बल्कि आप उसके बाद मुझे और ये बताएं कि खांसी गले के लिए क्या हो सकता है? मैं बताता हूँ जी। बस खांसी और गले के लिए भी कुछ जी शरबत? जी मैं बताता हूँ, ये आप पिए जब तक। ओके जी। और ये मैं आपको बता दूं कि ये आपने पूछा जो कि मुंह के छालों के लिए ना, तो हमारे हर्ब्स में 3 चीज़ें ऐसी हैं। जायका ठीक है इसका, बहुत मजे का। बहुत डिलीशियस है। अच्छा, उसमें तबाशीर और आंवला पाउडर और धनिया कशनीज जिसको हम कहते हैं। अच्छा। इन 3 चीज़ों को आप 3-3 तोला या 5-5 तोला लेके पिसवा लें। ठीक है। और इसका पाउडर बच्चे जो हैं 1/4 चम्मच सुबह शाम ले लें, बड़े आधा चम्मच ले लें। तो जिनको मुंह के छालों का मसला रहता है, अल्हम्दुलिल्लाह 15 दिन इस्तेमाल करेंगे, मुंह के छाले उन्हें नहीं दोबारा। पानी के साथ निकल ले? जी हाँ जी, वो पाउडर पानी के साथ ले लें, पाउडर पक्की की तरह? हाँ, तबाशीर, ठीक है, और आंवला ठीक है। पाउडर और कशनीज जिसको हम धनिया कहते हैं। अच्छा। इन 3 चीज़ें और कामयाब तरीन रिजल्ट है। अरे वाह, एक कॉल है, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है? जी वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम जी, तारिक साहब। तारक बोल रहा हूँ जेमल से। अच्छा जी, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं, क्या मसला है? अच्छा मैडम, ऐसा ना कि पाइल्स का मसला है, पाइल्स का। ये जी बात कीजिए हकीम साहब से। हकीम साहब जी जी, तो पाइल उसमें यह है कि वो शिद्दत का मतलब नहीं है कि जिसकी वजह से बंदा नडाल हो जाए, लेकिन एक वो अटैक परमानेंट मतलब प्रॉब्लम चल रही है 2013 से। जी जी, इसमें हज़रत देखें 2-3 चीज़ें हैं। पाइल्स को क्लियरिटी करनी चाहिए। हमारे यहाँ 2-3 चीज़ें ऐसी हैं, मर्ज़ ऐसे हैं जिनको लोगों ने बिल्कुल मिला दिया है। पाइल्स अलग चीज़ है,
पाइल्स के अंदर ड्राई खुश्क बवासीर भी होती है, बादी बवासीर भी होती है और खूनी बवासीर भी होती है। इस तरह एक चीज़ फिस्चुला होता है, वो आपके एनस रूट से थोड़ा हट के एक फोड़ा बनता है, वो भी लोग पाइल्स समझ रहे होते हैं। और तीसरी चीज़ फिशर्स होते हैं, कट्स होते हैं, जो मकद के अंदर ड्राइनस खुश्की की वजह से हमारे मकद से हमारे एनस रूट में कट्स पड़ जाते हैं। तो एक तो पेशेंट्स को ये तीनों चीज़ों का अलग फ़र्क महसूस होना चाहिए। अगर तो कंफर्म है बवासीर है तो उसके अंदर हमारी एक दवाई है हब्बे रसौंत, ये 2-2 गोली शरबत इंजबार के साथ आप इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आंतों के अंदर जो ज़ख़म हैं या उसमें हेमोराइड्स हैं या वो कोई भी इश्यूज़ हैं जिसमें आपकी ब्लीडिंग होती है, पेन होती है, तो ये मामला हल हो जाएगा। क्या बात है। अच्छा, गला ख़राब का बता जी, रहे जी, थे आप, गले- मेरा गला ज़रा ख़राब रहता है ज़्यादा, अभी भी आपको आवाज़ लग रही है बैठी बिल्कुल हूँ। ऐसी है। तो इसमें गले के अंदर हमारी एक दवाई है शरबत बनफशा। अच्छा, अब ये मशरूब का मशरूब है और ये बनफशा के फूल हैं, पत्तियां हैं, उसका ये एक्सट्रैक्ट तो है। इसको पीना कैसे, जी, मुझे ये पिला भी दे आपने साथ साथ। वैसे ही भी ले सकती हैं, पानी में मिला के भी ले सकती हैं। आप अच्छा। थोड़ा सा पानी डालें, इसको मैं इस्तेमाल इसका करवा। टेस्ट कौड़ा कुछ टेस्ट ऐसा इसका है? ठीक है, जायका बस ठीक ठीक है। है। इसमें तकरीबन मैं अंदाजे से ये देखें ये आपने, ओके, इससे आपका गला, टॉन्सिल्स के इश्यूज हों, इवन के बनफशा थायराइड में भी काम करता है। अच्छा, ये इतनी ज़बरदस्त चीज़ है शरबत बनफशा। जिन बच्चों में टॉन्सिल्स के इश्यूज हों या गले पड़ते हों या जिनकी आवाज़ बैठी हो, हाँ, उनमें शरबत बनफशा तिब का ये शाहकार शरबत है जो अल्लाह पाक ने इसमें बड़ी हिफाजत रखी है। और इसका जायका भी ठीक है, मज़े कोई का। ऐसा नहीं है कि कोई अद्वियाती जायका है एक इसका। कॉल शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अनवर भाई क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या मैं पूछेंगे ये अनवर कह भाई? रहा था, ये जो बजूर ये संदले ये सिरप जो सारे मैंने पिए ना, हम्म, तो अभी तक इसका कोई फर्क नहीं पड़ा है, मुझे कोई फर्क नहीं हुआ है। वो कह रहे हैं माथे संदल का वगैरह, शरबत वगैरह मैंने जो पिया है ये मगर कहते अभी हैं तक ना, मुझे ठंडक कोई वगैरह फर्क नहीं जिस्म पड़ा। में। अच्छा, किस चीज़ के लिए पी रहे थे आप? मुझे कोई मर्ज बताइएगा क्या वजह से पी रहे थे? मैदे की वजह से कोई लोग कहते हैं ना टेबलेट वगैरह ज्यादा खा ले तो पूरे जी। जिस्म में गर्माश होती है। जी जी, ये अपना मोहतरम ये अनवर साहब, ये जो शरबत होते हैं ना, ये सिर्फ मशरूब के तौर पे एज अ रेफ्रिजरेंट आपको फ़र्क देते हैं। अगर आपके मैदे का मसला है तो उसके लिए एंटासिड कोई भी हर्बल के अंदर आप दवाई इस्तेमाल करें। उसमें अगर आपने देखना है कि गैस्ट्रिक अल्सर है या सिर्फ आपके अंदर एसिडिटी बन रही है या आपके अंदर जो है ना इंडाइजेशन के इश्यूज़ हैं, तो उसकी जो अद्वियाती मशरूब है ना, शरबत हैं, अल्सर के हवाले से भी हैं, तो वो इस्तेमाल आप करें किसी भी मौली से मशवरा करके। ठीक बहुत है। शुक्रिया। एक और कॉल है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, मोहम्मद जुनैद बोल रहा हूँ रावलपिंडी से। जी, ऊंचा बोलिएगा, आपकी आवाज़ कम आ रही, टीवी का वॉल्यूम कम करके ऊंचा बोलिएगा। मोहम्मद जुनैद बोल रहा हूँ रावलपिंडी से। जी बोलिए जुनेद। मेरा मसला ये है कि सर में खुश्की है और सर के बाल टूटते हैं। उम्र मेरी 20 साल है। अच्छा, आपके बालों में खुश्की और बाल टूटते हैं। देखें, पहली चीज़ ये है कि खुश्की को ज़ायल करने के लिए अपना लाइफस्टाइल बेहतर करें। लाइफस्टाइल बेहतर करने में मेन चीज़ आपकी ग़िज़ा का अमल दखल है। वो फल, वो सब्ज़ियाँ जो खुश्की ज़ायल करें, तरावट बहाल करें। मिसाल के तौर पर सब्ज़ियों में टिंडे हैं, कद्दू है, तोरियाँ हैं, शलजम है, इसमें कुदरती रोगनियात पाए जाते हैं, तो इससे आपकी खुश्की ज़ायल होगी। दूसरे नंबर पर आप घर में जो भी खाना बनता है उसको देसी घी में बनाएँ, कोई खाना सरसों के तेल में बनाएं और कोई कॉर्न ऑयल में बनाएं। ये तीनों चीज़ें जो बतौर तेल हमारी खुश्की को ज़ायल करते हैं। चौथे नंबर पे वो फल जिसके अंदर फाइबर ज़्यादा है, पानी का इंटेक ज़्यादा है, जैसे तरबूज है, इसी तरह आपका और फल हैं, तो वो फलों का इस्तेमाल करें तो आपकी खुश्की ज़ायल होगी। और आखिर में आपको सिर्फ ये चीज़ बताऊँ कि रोगने बादाम अगर आप रात को आधा चम्मच लेना शुरू कर देंगे तो बाल गिरना भी रुक जाएंगे और आपकी खुश्की भी ज़ायल हो जाएगी। क्या बात है जी। एक और कॉल शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या कहेंगे? कौन है? जी, पिंडी से बात कर रहा हूँ शाहिद। जी पूछिए, क्या मसला पूछना चाहते हैं? ये बच्चे को ब्लड लग रहा है ना, 1 माह का है ना। क्या उम्र है बच्चे की? 1 माह है। 1 माह का है। 1 माह का ही बच्चा है, तो उसको ब्लड लग रहा है। उसको ब्लड लग रहा है तकरीबन 15 दिन बाद। हर 15 दिन बाद ब्लड लग रहा है। जी जी, देखें अपना मौसम शाहिद साहब, चूँकि शीरखार बच्चा है और इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन जब हमारे पास रिपोर्ट्स आएंगी तो उसको डायग्नोस करेंगे कि क्या वजूहात हैं, क्यों ब्लड लग रहा है। एनेमिक अगर इतना बचपन में है तो इसकी हम टेलीविज़न पे कोई नुस्खा नहीं बता सकते, इसलिए इसके लिए आप जो भी आपके मुस्तनद अतिबा हैं या डॉक्टर्स हैं उनसे रब्ता करें।
सही बात है, हाँ, रिपोर्ट से इज़ इम्पॉर्टेंट। आपने बिल्कुल सही बात बोली है और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हकीम साहब। बहुत बहुत नई नई चीज़ें, नई दवाइयाँ, नए मशरूब, नए शरबत, नए नए इलाज आप लोगों को बताते हैं, लोगों की रहनुमाई करते हैं, तो आपका बहुत शुक्रिया। आपके कीमती वक्त में से टाइम निकाल के आप हमारी ट्रांसमिशन, हमारे शो पे आते हैं। ठीक है जी, ब्रेक के बाद हम आपको मिलते हैं, एक और इम्पॉर्टेंट मौजू के ऊपर बात करेंगे। रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिए मॉर्निंग विद फिज़ा। आज की ताज़ा खबर, आज की ताज़ा खबर, यू जस्ट सी दिस यार। समझ तो आ गई होगी कि मैं क्या दिखाने लगी हूँ। ये जो बच्चियाँ हैं ना यहाँ पर, ये पावर लिफ्टिंग है, करती हैं माशाल्लाह, और इंटरनेशनल जो है ना लेवल पे परफॉर्म कर रही हैं और गोल्ड मेडलिस्ट हैं, पावर लिफ्टर हैं। और ये 4 बहनें, आपने बड़ी फेमस मूवी देखी होगी दंगल, जिसमें आमिर खान साहब ने क्या परफॉर्मेंस दी थी। वालिद साहब थे और उन्होंने अपनी बेटियों को जो था ट्रेन किया था और वो ग्राउंड में ऐसे परफॉर्म करती थी। क्या टफ़ ट्रेनिंग थी उनकी, सुबह शाम रात उन्होंने देखनी होती थी, ठंडा मौसम नहीं देखना होता था। तो सर्दियों में वो झील में धक्का दे देते थे, ऐसी ऐसी फुली काइंड ऑफ अ ट्रेनिंग जो थी वो उनको दी गई। इसी तरह ये हकीकत में है स्टोरी, और वो रियल स्टोरी जो है आज हमारे सामने ये शो पे है। ये जो बच्चियां हैं, जो 4 बहनें, मतलब जो दंगल की स्टोरी थी, मुझे लगता है उससे ज़्यादा बड़ी रियल स्टोरी ये है कि 4 बहनें हैं जिनको ट्रेनिंग दी है इनके वालिद साहब ने, और सारा कुछ ट्रेन किया है, पावर लिफ्टर बनाया है इनको, और ये गोल्ड मेडलिस्ट हैं। यूनिक एशियन एंड वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने जो है वो कायम किया है। बड़ी बात है। मेरे पास 3 अभी बहनें आई हैं, एक नहीं आई, वो मैं आपसे पूछ के बताऊंगी कि क्यों नहीं आए। मगर सबसे पहले आप अपना नाम बताइएगा जी। ट्विंकल सुहेल। अस्सलाम वालेकुम। और दूसरी बहन? सिबल सुहेल। सिबल सुहेल। आप बताइएगा। वेरोनिका सुहेल। वेरोनिका सुहेल। अच्छा, मुझे ये बताइए कि चौथी जो है मरियम, वो क्यों नहीं आई? क्योंकि अभी रिसेंटली हम 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के आएंगे। एशियन पैसिफिक अफ्रीकन कंबाइंड चैम्पियनशिप में हम तीनों गई थी, वहाँ पर 3 बड़े आज़म इकट्ठे आए थे। अच्छा। तो वहाँ पर एक ही वो भी दुनिया फर्स्ट टाइम हुआ था और पाकिस्तान ने भी फर्स्ट टाइम रिप्रेजेंट किया था। तो जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो हम चारों का, जो 2018 में बना था दुबई में। अच्छा। और उसको IPF ने अप्रूव किया था 2020 में, और 2021 में हम लोग का फिर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला था। वो मतलब रिसेंट वाला जो रिकॉर्ड आप लोगों ने बनाया है वो आप 3 बहनों ने बनाया है, ठीक है। मगर मरियम की ट्रेनिंग भी आप लोग की तरह है, शी इज जस्ट डूइंग द सेम जॉब, या? यस। तो आप बताइएगा ज़रा सबसे पहले कि वालिद साहब जो हैं आपके, वो क्या करते हैं? वालिद साहब मेरे कैलीग्राफर हैं, फ्लेक्स साइन बोर्ड वगैरह का उनका अपना काम है। और जो मेरी स्पोर्ट्स स्टार्ट करवाई थी वो मेरे वालिद साहब की वजह से। तो इनिशियल ट्रेनिंग भी वालिद साहब की है। वालिद साहब का नाम बताइएगा। सुहेल जावेद खोखर। तो उन्होंने आपको फिर ये कैसे ट्रेनिंग दे दी? पहले तो मैं यहाँ पे ये देखें, सलूट करती हूँ आपके वालिद साहब को कि आज की बच्चियों को 4 बेटियाँ उनकी, और चारों के चारों बेटे भी होंगे, मगर जो 4 बेटियाँ यार, जिनको हम सबसे पहले घर में दबा देते हैं कि बैठ जा बेटा, हम जा रहे हैं, तू घर से बाहर ना निकलना, कुंडी लगा ले बस, और कुंडी खोल ले दरवाजे की, ठीक है। लड़कों के सामने नहीं आना, ऐसे बात नहीं करना, बाहर ना निकलना गली में, लड़के छेड़ेंगे, ये वो। तो इन्होंने, उनकी जो वालिद साहब ने उनको ऐसी कोई तरबियत नहीं, और उन्हें अपनी बच्चियों को ऐसा तैयार किया कि वो कहते हैं मेरी बेटियों को आओ, कोई छेड़ कर तो दिखाओ ये बात होती है। तो मैं सैल्यूट करती हूँ आपके वालिद साहब को, जिन्होंने अपनी बेटियों को इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं। तो उनकी तो ये फील्ड नहीं थी, ठीक है ना। मुझे ये बताइएगा कि वालिद साहब ने फिर आपको नेशनली ट्रेनिंग कैसे दी इन सारी चीज़ों की, पावर लिफ्टर की? उन्होंने स्टार्टिंग जो थी वो साइकिलिंग से करवाई थी हम लोगों को। अच्छा। और हम साइकिलिंग करते थे, साइकिल ट्रिक करते थे। किस एज से शुरू किया था? हम लोगों ने स्टार्टिंग की थी 10-12 ईयर्स से ना। अच्छा। तो 10-12 साल के थे जब स्टार्ट किया था, साइकिलिंग करते थे। तो साइकिल ट्रिक करते करते गिर जाते थे, तो भाई साहब कहते थे खुद उठो, हर जगह मैं नहीं आऊँगा, तुम लोगों का साथ है। अच्छा। अगर चोट भी लगती थी तो वो थोड़ी देर के लिए पीछे हो जाते थे, कहते थे खुद उठो, इतनी हिम्मत करो तुम लोग। जो आमिर खान ने अब मूवी बनाई है, आपके अब्बू पहले आमिर खान थे। हाँ जी। हीरो असल तो आपके अब्बू निकले हैं, ये स्टोरी यहीं से गई है। अच्छा, आप बताइएगा, आपकी अम्मी नहीं कहती थी कि बेटियों के साथ क्या कर रहे हो यार, घुटने फट रहे हैं, गिर रही हैं, चोटें लगा कर आती हैं, क्या जुल्म कर रहे हो तुम लोग बच्चियों के ऊपर? अम्मी नहीं कहती थी सिलाई कढ़ाई करो, घर में बैठो, दुपट्टा लो, ये क्या कर रही हो?
नहीं, जो था ना स्टार्टिंग थे मेरे पापा क्रिकेटर थे, लेकिन वो ना घर में सबसे बड़े थे, उन्हें स्पोर्ट नहीं किसी ने किया। अच्छा। तो उनका एम था कि अगर मेरे बच्चों में टैलेंट हुआ तो मैं उन्हें आगे आने का मौका दूंगा। तो ये सारा कुछ मामा और पापा की दोनों की प्लानिंग है। हमारे पापा मामा ने हमारा साथ नहीं दिया कि नहीं कि इन्हें स्पोर्ट्स ना करवाओ, बल्कि मामा और पापा की दोनों की ये सारी थी हमारे पे इतनी ज़्यादा स्ट्रगल, और हम लोग आज यहाँ मुझे पे। लगता है आपकी अम्मी जो थी वो आपके वालिद साहब से बहुत मोहब्बत करती थी, जो ख्वाब वो पूरे नहीं कर सके तो उन्होंने उनका साथ दे के बच्चों में पूरे करते हुए देखा, ठीक है ना। अच्छा ये बताइएगा, जब शुरू में बिल्कुल स्टार्ट था आपका इनिशियल, तो थोड़ा सा मुश्किल लगा आपको ये सब चीज़ों में कि यार हम लड़कियां यार किस काम में डाल दिया। ख़ास तौर पे मेरी ये वाली बहन है, देखे कितने खूबसूरत, देखे दंगल फिल्म में भी एक बच्ची के बाल पड़े थे ना, वो जब बाल काटने वाली बात आती है कि बाप कहते हैं कि बाल काटने पड़ेंगे तो कैसे रोती है, इसके भी यही वाली, तुम भी वही दंगल की हीरोइन हो, तो माशाल्लाह से तुम्हारे अंदर तो ज़्यादा नहीं होगा ये सब चीज़ों का हाँ जी, कि बाल इतने लंबे लंबे हैं, सब कुछ है, तो मैं किस काम में अब्बा ने मुझे लगा दिया, ये कुछ था दिमाग में, ऐसा कुछ आया? नहीं, असल में सबसे पहले स्पोर्ट्स मैंने और मेरे भाई ने स्टार्ट की थी, आदिल साइमन ने। अच्छा। और वालिद साहब का एम था अगर मेरे बच्चों में टैलेंट हुआ तो मैं उनको आगे आने का मौका दूंगा। फिर मैंने स्टार्ट किया। मैं जब साइकिलिंग करती थी तो मेरे वालिद साहब, जब मैं गिरती थी, मुझे साइकिलिंग नहीं आती थी, तो उन्होंने मुझे सिखाई। तो जब मैं गिरती थी ना, वो मुझे उठाते नहीं थे, तो वो कहते थे कि हर टाइम मैं नहीं आऊँगा। हम लोगों ने 2012 से स्टार्ट किया था, और 2012 के बाद मेरा ये एम था कि मैं सबसे अलग गेम करूं। हॉकी, क्रिकेट, हर एक गेम लड़कियां करती हैं, बट कबड्डी, वेट लिफ्टिंग और पावर लिफ्टिंग एक ऐसी गेम थी जो सबसे हटके थी। इसीलिए फिर मैंने स्टार्ट किया। फिर मुझे देख के साइबल, वेरोनिका और मरियम ने फिर मुझे देख के स्टार्ट किया। तो ट्विंकल, कितने मेडल अभी तक आप जीत चुकी हैं? इंटरनेशनली तो मेरे पास 15 गोल्ड मेडल हो गए हैं। और उम्र क्या है आपकी? बता दे ट्विंकल कि मेडल के हिसाब से, वरना लड़कियों की उम्र मुझे पूछने का शौक नहीं है। हाँ जी, मेडल के हिसाब से पूछूं, वैसे आप छोटी उम्र में फिर भी जी, अभी मेरी 24 है। अभी मैंने मास्टर्स कंप्लीट किया है। 15 मेडल तुम ले चुकी हो इंटरनेशनल लेवल पे लड़की, और तालीम साथ साथ तुम्हारी मास्टर्स भी कर लिया जी। क्या यार, वो वालिद साहब और मेरे जो कोच थे मोहम्मद राशिद मलिक, और मेरे जो वालिद साहब थे, उनका ये एम था कि अगर बच्चे स्पोर्ट्स में आगे आ रहे हैं तो उनकी स्टडी भी साथ साथ मुकम्मल होनी चाहिए। वेरी नाइस। मगर भाई आपने फोकस किया और पढ़ भी रही है, तो ये भी स्पोर्ट्स भी। आप सबसे बड़ी हैं? नहीं, वैसे तो भाई और सिस्टर बड़ी हैं। पहले भाई नंबर है? हाँ जी। ठीक है, और उसके बाद सिबल बड़ी है, फिर मरियम, उसके बाद मरियम है, फिर ट्विंकल, फिर आप ट्विंकल, और सबसे लास्ट सबसे छोटी आप। मुझसे छोटा भी है राबेल। अच्छा, तुमसे भाई है एक छोटा। मतलब 2 भाइयों के कैद में बहनें जी। मुझे तुम ये बताना कि तुम तो माशाल्लाह से बिल्कुल ही पतली दुबली सी, नाजुक सी हो, तो कर लो फोन बंद कर जब, तो वो कितने कोई वेट उठा लेती हो तुम? मैंने अभी रिसेंटली ही ना 57 कैटेगरी में एशियन पैसिफिक अफ्रीकन कंबाइंड चैंपियनशिप में 275 kg वेट लिफ्ट किया और 5 गोल्ड मेडल लिए। इधर आओ, कौन है? 275 kg, और मैंने 5 गोल्ड मेडल लिए थे। 257 किलो? नहीं, 275 किलो। 275। तुम छोटी, तुमने? हाँ जी, सबसे छोटी। पिछले How old are you? I'm 20 years old। अल्लाह, 20 साल की लड़की ने, इसको कोई नाजुक ना समझना, इसको किसी ने छेड़ा ना तो चपेड़े हो जानी। ऐसे उठा के यूं घुमाएगी, यूं इतना वेट उठाती हो। हाय। और आप बताएंगे कितने को वेट उठा चुकी हैं आप पावर लिफ्टिंग? 2017 में 4 गोल्ड मेडल लिए थे। पैसिफिक हुई थी सिंगापुर में पावर लिफ्टिंग, और उसमें 200 किलो वेट उठाया था मैंने। उसके बाद बेंच प्रेस हुई, उसमें अभी मेरे पास 12 गोल्ड मेडल हैं। और गोल्ड मेडल लड़कियाँ, अच्छा फिर तो अभी एशियन अफ्रीकन कंबाइंड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप जो कि साउथ अफ्रीका में हुई, उसमें मैंने 220 किलो वेट उठाकर 5 गोल्ड मेडल विन किए थे। वाह। और आप बताएं मुझे, ये जो वेट है कितना कोई आप उठा सकती हैं? मतलब मैं 370 किलो वेट उठाती हूँ। है? कितना? मैं हैवी वेट में खेलती हूँ और 370 किलो वेट उठाती हूँ। क्या? 370 kg। अल्लाह। बेसिकली 3 इवेंट्स होते हैं ना, उनका टोटल इतना होता है। क्या?
370 किलो वेट उठाती हूँ। एक टाइम में उठाती हो क्या? नहीं, इसमें स्क्वाट्स होती हैं, बेंच होता है और डेडलिफ्ट, इन तीनों को कंबाइन करके ये टोटल। बेंच पे कितना होता है, स्क्वाट पे कितना होता है? स्क्वाट्स में है 150 डेडलिफ्ट में और 70 बेंच में। मैं तो सिर्फ इमेजिन करके घबरा रही हूँ, तुम लोग इंसान हो ना। कैन आई टच यू? यस। ओह या दे आर। और हम लोग के हाथ भी जो है ना वो लड़कियों वाले नहीं है, बहुत टफ है, स्टिफ। मुझे तो हाथ छूके हुए डर लग रहा है। गरम कितने, मेरे ठंडे कितने हो गए। हाँ जी। सच बताओ, मेरे हाथ तुम लोग की बातें सुनकर ऐਵੇਂ डर गए। तो वैसे ही डर गई। मुझे तो कुछ नहीं कहोगे ना तुम लोग? नहीं, मैं बहुत प्यार करने वाली हूँ, बट टेंशन नहीं है मेरे से। तो मैं तो वैसे ही तुम लोग से कभी पंगा ना लूँ। ब्रेक लेते हैं यार। आई एम टोटली शॉक्ड। वाओ। यहाँ पे ये मैं उठने लगी हूँ। ये देखे जी, ओह माय गॉड, शी इज सो गुड। ओह स्क्वाट पूरी यार, ये इतनी पतली दुबली लड़की, इसने मुझे उठा के स्क्वाट भी कर लिया। बोलो तुम यार, मेरे से तो फरार नहीं उठती यार। आई लव यू सो गुड, सो गुड। क्या बात है यार मेरी बच्ची। ये लीजिए, ये कोट मैंने इसलिए उतरवा लिया था क्योंकि इस पे पाकिस्तान का झंडा है एंड वी रिस्पेक्ट। बट मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये पहली मर्तबा हुआ है कि किसी बच्ची ने, मैं खातून नहीं कहूँ, बच्ची ने उठा के मुझे जैसी को, और मैं लंबी चौड़ी में डबल पसली है, मैं बता अच्छी खासी हैवी हूँ, और मुझे उठा के इसने तो ऐसे स्क्वाट लगाया यार। आई एम अमेज। मैं आपको बताऊं, पूरी ब्रेक में मुझे सब मना कर रहे थे कि नहीं करना नहीं करना, मगर इनके जो भाई हैं वो, इनको क्योंकि पता था। आइए जी, मैं आपको जल्दी से मिलवाना चाहती हूँ क्योंकि लास्ट मिनट है। और ज़बरदस्त साइकिल परफॉर्म करते हैं, बहुत अच्छी साइकिलिस्ट जो है ये है। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदिल सुहेल है। आदिल सुहेल, आपको भी मैं इसी तरह मिलना चाहूँगी क्योंकि आप इनके बड़े सुपर हीरो भाई हैं, वालिद समेत। माशाल्लाह क्या फैमिली है, सब नाम रोशन कर रहे हैं। और आप तो अपनी बहनों से वैसे डरते पहला भाई जो बहनों से डरता होगा, ऐसे ही है। हाँ जी, हाँ जी। मगर मैं आपको बताऊं, ऐसा ग्रुप, ऐसी फैमिली, ऐसा काम, ऐसा टैलेंट मैंने आज तक नहीं देखा। क्या आपकी फैमिली है, क्या ट्रेनिंग है आपकी, आप लोग पीछे से बैक सपोर्ट आपको इतनी है कि मैं कहती हूँ जब घर से सपोर्ट बहुत अच्छी मिले ना, आप पूरा मैदान जीत लेते हैं, आप फतह कर लेते हैं। तो ये आप लोग जो कर रहे हैं वो आम बात नहीं है। दिस इज़ सो गुड। आप भी पढ़ते हैं? जी, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ। अच्छा। और साथ स्पोर्ट्स का मैं नेशनल में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। हाँ। चुक बॉल में, साइकिलिंग में मैं ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हूँ। फिर फर्स्ट मिनोरिटी नेशनल चैंपियनशिप हुई थी, उधर मैं गोल्ड मेडल हुआ। तो हमें तो इतने मेडल्स हैं कि सब मेडल्स फैमिली कहना शुरू हो गए। अरे मेडल्स फैमिली है, आप कोई शक नहीं। मुझे ये बताइए, अपनी बहनों के लिए कितना प्राउड फील करते हैं, खासतौर पे बिकॉज दे आर गर्ल्स। और मुझे अच्छा लगता है कि पाकिस्तान की औरत जो है वो मजबूत हो, लड़कियाँ कुछ करें और लड़कियों को अपॉर्चुनिटीज़। आप बात कर रहे थे ना कल भी हमारे शो पे कि अपॉर्चुनिटी, तो ये देखें कितनी अपॉर्चुनिटीज़ है, बस अवेल करना है, आपने अपना ट्रैक हासिल करना है। ऐसे ही है। एंड में कोई मैसेज देना चाहेंगे जल्दी से? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि हम लोगों का जो फ़र्ज़ था हम लोगों ने पाकिस्तान के लिए किया है। अब पाकिस्तान का फ़र्ज़ बनता है कि वो हम लोगों को जो हमारी आगे हर्डल्स हैं उनको पूरा करे, क्योंकि हम लोगों के जो एक्सपेंडिचर्स हैं और जितने भी एक्सपेंस हैं वो सारे पूरे किए जाए। और हमने जो मेडल्स विन किया उसके इनामात की रकम हमें। क्या बात है जी, ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच, विश यू बेस्ट ऑफ लक। अभी टाइम ख़त्म हो गया, आपसे मुलाकात करती हूँ कल। सी यू ऑल एंड लव यू ऑल।